ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। जी हाँ, ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के अपने दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उनका ये कहना था कि जो इंडिया गठबंधन है ये घमंडिया गठबंधन है और ये अपने घमंड के कारण इस देश से सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है। उस सनातन धर्म को, जिस सनातन धर्म को मिटाने के लिए कई हजार सालों से आताताई आक्रमणकारी लगे हुए थे, लेकिन उस सनातन धर्म का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। सिर्फ यहाँ तक मोदी नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस महात्मा गांधी का सम्मान पूरा देश करता है, वो भी आखिरी क्षणों में जब उनके प्राण निकलने वाले थे तो उन्होंने हे राम कहा था। यानी उन्होंने भी सनातन धर्म का आजीवन पालन किया था। गांधी जब सनातन धर्म का आजीवन पालन कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जब सनातन धर्म के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, जो उस सनातन धर्म को मिटाने के लिए ये जो घमंडिया गठबंधन बना है ये लगातार हमले कर रहा है। और ये बात तब उभर के आई जब स्टालिन के बेटे ने तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही कि सनातन धर्म मच्छर और मलेरिया और डेंगू की तरीके है, और जिस तरीके से हम मलेरिया, मच्छर और डेंगू को ख़त्म करते हैं उसी तरीके से सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहिए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मध्य प्रदेश में एक संबोधित कर रहे थे जनता को, तो ये साफ हो गया कि आने वाले चुनाव जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना यानी 4 राज्यों में होने वाले हैं, उन चुनावों का एक रोड मैप प्रधानमंत्री ने आज खींच दिया। उस रोड मैप का नाम है सनातन। जी हाँ, जो बीजेपी है और जो बीजेपी का गठबंधन यानी एनडीए है, वो सनातन के मुद्दे को आगे करेगा इस चुनाव में। ये बात आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, क्योंकि अपने भाषण के लंबे समय तक उन्होंने सनातन को लेकर अपनी बातों को कहा। वो मध्य प्रदेश के अहिल्याबाई होलकर का भी नाम लिया और उनका ये कहना था अहिल्याबाई होलकर का स्थान है, और ये अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण अहिल्याबाई ने कराया था। उस जगह पे तमाम बातों को प्रधानमंत्री ने इसलिए ही कहा क्योंकि उनको पता है कि सनातन धर्म को लेकर जो बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से विवाद को उठाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ायदा ही देगा। और यही फ़ायदा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री ने एक तरीके से खुले मंच से हमला बोला है इंडिया गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को जानता है कि सनातन की बातें जो साउथ के उनके सहयोगी दलों से आ रही है, जो दक्षिण भारत के उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, उससे उत्तर भारत में जो उनकी सहयोगी दल है उनको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमें याद अब है कि इस तरीके के मुद्दों को लेकर बीजेपी पहले भी जनता के नब्ज को पकड़ चुकी है और उसका इस्तेमाल कर चुकी है। जब जब सनातन राम मंदिर या इस तरीके के मुद्दों को विपक्ष उछालता है, उसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि पिच चाहे जो भी है उसी पिच पर हमें खेलना है जो विपक्ष हमें देगा, और विपक्ष एक ऐसी पिच दे देता है जिस पर प्रधानमंत्री धुआंधार बैटिंग करते हैं। और यही कारण है कि आज उन्होंने सनातन के मुद्दे पर
मध्य प्रदेश के अपने इस भाषण में साफ तौर पे ये दर्शा दिया कि जो भी आने वाला चुनाव है मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का होने वाला है, वहाँ पर अब जो एजेंडा है वो प्रधानमंत्री सेट करेंगे और इस एजेंडे पर अब विपक्ष को खेलना पड़ेगा। यानी कि अब विपक्ष इस बात को कहेगा कि वो सनातन के साथ है या नहीं है। अगर वो नहीं कहता है वो भी उसके लिए एक समस्या होगी, और अगर वो हाँ करता है तो ये तो एक बड़ी समस्या होगी। यानी विपक्ष अपने ही उस बिछाए हुए जाल में फंसता जा रहा है, जिस जाल को काटने के लिए उसने इंडिया गठबंधन बनाया है। क्योंकि इस इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दल हैं जिनके अपने अपने एजेंडे हैं, ख़ासतौर पे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अपने एजेंडे हैं, और कांग्रेस के उसमें एक नेशनल पार्टी है उसके अपने अलग एजेंडे हैं। और यही कारण है कि क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के बीच का समन्वय लगातार बिगड़ता जा रहा है। चाहे वो टीएमसी से पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे वो द्रमुक से तमिलनाडु की बात हो, या फिर केरल में वाम की सरकारों से बात हो, वो जगह हैं जहाँ पर कांग्रेस उनके साथ लड़ती रही है पिछले 50 सालों से, और अब उनके साथ किस तरीके से वो गठजोड़ करेगी ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, सीट शेयरिंग करना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनको क्षेत्रीय दलों की बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि वो क्षेत्रीय दलों के दबाव में उन सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पाई जिन सीटों पर उसको चुनाव लड़ना चाहिए था। तो राहुल गांधी की टीम जो लगातार इंडिया गठबंधन के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए ये जो विधानसभा चुनाव है वो इसलिए लिटमस टेस्ट हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों जगहों पर कांग्रेस ही बीजेपी से फाइट कर रही है, और कांग्रेस ही बीजेपी के मुकाबले में है, और जो क्षेत्रीय दल है वो यहाँ पर नहीं है। और अगर क्षेत्रीय दल किसी ऐसे एजेंडे को सेट करते हैं जो बीजेपी के मनमाफिक होता है, तो उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस इस नुकसान को उठाने के लिए तैयार है 2024 के लिए? क्या कांग्रेस ये मान के चल रही है कि हमें 2024 जीतने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपने इन राज्यों को खोना भी पड़े तो हम खोएंगे? ये बहुत ही आने वाले घटनाक्रम जो होंगे कुछ महीनों में वो बहुत ही दिलचस्प होंगे कि किस तरीके से ये गठबंधन अपने को आगे बढ़ाता है। लेकिन एक बात बहुत ही साफ आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि अब जो है सनातन मुद्दा सर्वोपरि होगा, और यही मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा जो 2024 जनवरी में उद्घाटन होगा, ये दो मुद्दे होंगे जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और हिंदू को एकजुट करने का प्रयास करेगी।